दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक रघुवीर सहाय अपने रोज के रूटीन के हिसाब से हवेली के आंगन में बैठने नहीं आए थे। वैसे तो रोज इस समय तक वो अपने रॉकिंग चेयर पर बैठकर हुक्के का स्वाद लेते हुए अपने सर्वेंट से अपने खेत खलियानों और बाकी बिजनेस की जानकारियां लिया करते थे, लेकिन आज वो इस वक्त अपने बेडरूम में बेजान से पड़े थे। उनके बिस्तर से कुछ ही दूरी पर उनका छोटा बेटा अरविंद एक किताब में नजर गड़ाए बैठा था। धीरे धीरे आसमान में बादलों के साथ साथ रघुवीर सहाय के दिमाग में भी कोई सोच गहरा रही थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। उनका खास नौकर दुखीराम अपने बेटे छोटू के साथ उनके हालचाल जानने आया था। प्रणाम मालिक। अरे छोटू, साहब के पैर छू के आशीर्वाद लो। अरे दुखीराम, और सुनाओ कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारा बेटा है क्या? बहुत बड़ा हो गया है। जी मालिक, हमारा बेटा छोटू है। ये आज ही गांव से लौटे तो पता चला कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो बस भाग के चले आए। अरे एकदम से क्या हो गया मालिक? आप इतना बीमार कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं दुखीराम, बस मामूली खांसी बुखार है। कुछ दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बस मालिक, आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपकी बग्गी के लिए एक बहुत ही शानदार नस्ल का घोड़ा ढूंढने मिला है, आपको दिखाने ले चलूंगा। ठीक है दुखीराम, इधर आओ बेटा, इधर आओ। स्कूल जाते हो? जी साहब। किस क्लास में पढ़ते हो? पिताजी, आप ज्यादा बात मत कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। दुखीराम, अब तुम लोग जाओ, पिताजी को आराम करने दो। मैं ठीक हूं अरविंद। तुमने ही मुझे इस कमरे में कैद करके रख दिया है। आपके भले के लिए ही कर रहा हूं पिताजी। दुखीराम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी छोटे साहब, हम जा रहे हैं। मालिक, हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। परसों आपका लिए बाग से बढ़िया शरीफा लेके आएंगे। ठीक है दुखीराम, जल्दी आना। दरवाजा बंद होने तक कमरे से बाप बेटे की झगड़ने की आवाजें बाहर आती रही, जिसे सुनकर जाते हुए दुखीराम का मन एक अजीब से डर से भर गया। उसे उस हवेली पर जैसे कोई मनहूस साया सा आन पड़ा महसूस हो रहा था। अपने बेटे को लगभग खींचते हुए वो घबराया हुआ सा हवेली के लोहे के बड़े से गेट की ओर बढ़ा जा रहा था कि तभी वो बड़े साहब के वकील से टकरा गया। इस टक्कर से लड़खड़ा सा गया। अरे वकील साहब, देख के। बाबू। अरे क्या हुआ छोटू, गिर गए? चलो चलो, खड़ा हो जाओ जल्दी से। आपको चोट तो नहीं आई वकील साहब? देख के नहीं चल सकते? जाने किस दुनिया में खोए चले जा रहे हो। बड़ी जल्दी में दिख रहे हैं वकील साहब, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान जाने कौन सा आफत आने वाला है। चलो छोटू बेटा, चलते हैं। हाँ पिताजी, जल्दी चलिए, हमको यहाँ डर लग रहा है। नमस्ते अरविंद जी, कैसी तबीयत है अब सहाय साहब की? कल से बुखार कम हो गया है, लगता है कि ठीक हो जाएंगे। बाकी तो आप जानते ही हैं। चलिए उधर चल के बात करते हैं। वैसे इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वही तो वकील साहब, तभी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इनकी बीमारी का सुन के मैं वापस इसीलिए आया था कि शायद इस बार काम हो जाए, लेकिन न जाने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है इन्होंने। मन तो करता है दवा की जगह जहर दे दूं। उससे तो आप उल्टा फंस जाओगे अरविंद जी। फिलहाल तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने मुझे जो चिट्ठी भिजवा के बुलाया है उसमें उन्होंने अपनी वसीयत की बात की है। वसीयत? पर पिताजी को वसीयत करने की क्या जरूरत है? उनका अब है ही कौन मेरे अलावा? बड़े भैया की मौत के बाद सब मुझे ही तो मिलना है, फिर वसीयत की क्या जरूरत है? ये तो मुझको भी समझ नहीं आ रहा है।
आपके बड़े भाई जिंदा होते तो कुछ बात समझ भी आती, लेकिन जब आप उनके इकलौते जिंदा वारिस हो तो फिर वसीयत लिखने का मतलब मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। खैर, अब परेशान मत हो, मैं उनसे मिलके आता हूँ। जो भी बात होगी उनसे मिलने के बाद आपको बताऊंगा। आप यहीं बैठ के मेरा इंतजार करना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बीमारी में भी दिमाग बहुत चल रहा है उनका। कहीं उनको शक ना हो जाए कि आप मुझे सारी बातें बता रहे हो। चिंता मत करो, हम वकीलों को पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है। समझता हूं। न जाने अब ये साला वसीयत का क्या नाटक है। वसीयत शब्द सुनकर उसके दिमाग में एक उथल पुथल मच चुकी थी। उसके दिमाग में 5 साल पहले की वो रात सिनेमा की तरह चलने लगी, जब बड़े भाई की पहली बरसी के अगले दिन उसकी अपने पिताजी से बहस हुई थी। आपको तकलीफ क्या है पिताजी? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होते हुए भी मुझे बार बार आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं बनाई है अरविंद। तुम्हारे भाई को गुजरे अभी साल भर हुआ। अभी कल ही उसकी बरसी हुई है। तुम तो उसकी बरसी में भी नहीं आए हैं? और ऊपर से आज तुम इतनी बड़ी रकम की मांग लेके मेरे सर पे आ खड़े हुए। अरे तो कौन सी आफत आ गई? 4 पैसे मांग लिए तो। भैया की मौत के बाद वैसे भी ये सब मेरा ही हुआ ना, फिर भी आप मुझे भिखारियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात कान खोल के सुन लो आज। क्यों नहीं? क्या करेंगे इतनी दौलत तिजोरी में बंद रखकर? आप मर के अपने साथ ऊपर ले जाएंगे क्या? अरविंद, बरसों से देख रहा हूं तुम्हारी अय्याशियों को। इसीलिए तुमको दिल्ली भेजने का फैसला किया था मैंने। हाँ, दिल्ली? हाँ, तुम आज रात की बस से ही दिल्ली जा रहे हो। वहां तुम मेरे एक दोस्त के जानने वाले के यहां नौकरी करोगे, और जब महीने में 2-4 हजार के लिए पसीना बहाओगे, तब शायद तुम्हें पैसे की कीमत समझ में आएगी। जाओ, तैयार हो जाओ। तुम्हारा सामान मैंने पहले ही पैक कर दिया है। पर पिताजी। हाँ, अरे क्या हुआ अरविंद बाबू? किस सोच में खोए हुए थे? कि क्या बात हुई पिताजी से? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? और ये वसीयत का क्या नाटक है? कहीं ये फिर एक बार मेरे सपने तोड़ने का मन तो नहीं बना बैठे हैं? जल्दी बताइए वकील साहब, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खबर अच्छी नहीं है अरविंद जी। आपके पिताजी ने अपनी ज्यादातर जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम कर दी है। ये हवेली भी, ये देखिए, कागजात बना चुके हैं वो। बस अब मुझे कचहरी में ले जाके रजिस्ट्री करानी है इसकी। क्या? नहीं, मैं इस बार अपना काम बिगड़ने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। अब जो करना है मुझे खुद ही करना होगा। ये सारी दौलत मेरी है, एक पाई, ये सब मेरा है, सब कुछ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।